कभी सोचा है कि अमीर और आम लोग टैक्स के बारे में इतना अलग-अलग क्यों सोचते हैं? रिच डैड पुअर डैड किताब में ना इसी से जुड़ा एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। आज हम उसी सबक को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि पैसे और टैक्स की दुनिया में ये दो बिल्कुल अलग रास्ते आखिर हैं कौन से। तो इस पूरी बात की जड़ में है दो पिता, जिनकी पैसे को लेकर सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है वो पिता जो पारंपरिक सोच रखते हैं और दूसरी तरफ अमीर डैड। चलिए देखते हैं कि इन दोनों की दुनिया एक दूसरे से कितनी जुदा है। देखिए, एक पिता का मानना था कि अमीरों से ज्यादा टैक्स लेना चाहिए ताकि उस पैसे से जरूरतमंदों की देखभाल हो सके। वहीं दूसरे पिता कहते थे कि टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो मेहनत करते हैं, जो कुछ बनाते हैं, और इनाम उन्हें मिलता है जो नहीं करते। और यहीं से सोच का वो टकराव शुरू होता है जो इस किताब का असली सार है। अच्छा, अब उस रास्ते की बात करते हैं जिस पर हम में से ज्यादातर लोग चलते हैं, यानी एक नौकरी पेशा इंसान का रास्ता। किताब के मुताबिक ये एक ऐसा रास्ता है जिसका एक तयशुदा पैटर्न होता है। देखिए, इस रास्ते का क्रम बड़ा सीधा है। सबसे पहले आप पैसे कमाते हैं, फिर सरकार अपना टैक्स का हिस्सा सबसे पहले ले लेती है, और उसके बाद जो कुछ बचता है उसी से खर्चे चलते हैं। मतलब कमाओ, टैक्स चुकाओ और फिर खर्च करो। ये एक बहुत ही आम साइकिल है। होता क्या है कि ज्यादा कमाने के लिए ज्यादा मेहनत की जाती है, लेकिन जैसे ही कमाई बढ़ती है, टैक्स भी बढ़ जाता है और साथ ही साथ खर्चे भी। तो इंसान एक ही पहिए में घूमता रहता है बिना कहीं पहुंचे। लेखक ने इसी को रैट रेस का नाम दिया है, एक ऐसी अंतहीन दौड़ जिसमें कोई कभी आगे नहीं निकल पाता। लेकिन क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? किताब कहती है, हाँ, बिल्कुल है। अमीर लोग एक अलग ही रास्ता अपनाते हैं और उनका सबसे ताकतवर औजार है कॉरपोरेशन। तो सवाल उठता है कि ये कॉरपोरेशन आखिर है क्या? इसे एक कानूनी ढाल की तरह समझिए। ये एक ऐसी चीज है जो आपकी संपत्ति को सुरक्षित रखती है और आपको पैसे का खेल बिल्कुल अलग नियमों के साथ खेलने का मौका देती है। और यहीं पर सारा खेल पलट जाता है। कॉरपोरेशन के मालिक पहले पैसा कमाते हैं, फिर उस पैसे को खर्च करते हैं और उसके बाद जो पैसा बच जाता है उस पर टैक्स देते हैं। कमाओ, खर्च करो और फिर टैक्स दो। ये क्रम पहले वाले से बिल्कुल उल्टा है। अब इसके पीछे की सोच बड़ी दिलचस्प है। आपको खुद हर चीज का एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि रिच डैड कहते हैं, एक समझदार इंसान उन लोगों को काम पर रखता है जो उससे ज्यादा समझदार होते हैं। मतलब ऐसे स्मार्ट लोगों की टीम बनाओ जो आपके लिए नियमों को समझें और उनका फायदा उठाएं। इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है लेखक की पोर्श कार। उन्होंने ये कार अपनी कंपनी के नाम पर एक बिजनेस खर्च के तौर पर खरीदी। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि कार खरीदने के लिए वो पैसा इस्तेमाल हुआ जिस पर अभी तक टैक्स लगा ही नहीं था। इसे ही कहते हैं बिफोर टैक्स डॉलर्स से खर्च करना। लेकिन ये सब करने के लिए सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है। इसके लिए एक खास किस्म की समझ चाहिए, और किताब में इसे फाइनेंशियल आईक्यू कहा गया है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि 4 अलग-अलग स्किल्स का एक मिला-जुला रूप है। और जब ये चारों स्किल्स एक साथ काम करती हैं, तभी असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस पैदा होती है। तो ये है फाइनेंशियल आईक्यू के वो 4 खंभे। पहला, अकाउंटिंग, मतलब हिसाब किताब की गहरी समझ। दूसरा, इन्वेस्टिंग, यानी निवेश करने की कला। तीसरा, मार्केट्स की समझ कि बाजार काम कैसे करता है। और चौथा, कानून का ज्ञान। इनके बिना बड़ी दौलत बनाना लगभग नामुमकिन है। तो कुल मिलाकर बात क्या है? बात सिर्फ ज्यादा मेहनत करने की नहीं है। बात है एक बिल्कुल अलग खेल खेलने की, जिसके नियम भी अलग हैं और खेलने का तरीका भी अलग है। ये टेबल दोनों रास्तों को साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है कमाओ, फिर टैक्स दो, फिर खर्च करो, और दूसरी तरफ है कमाओ, फिर खर्च करो और फिर जो बचे उस पर टैक्स दो। बस यही एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है। और आखिर में किताब का जो सबसे बड़ा संदेश है वो ये है, अमीर लोग अपने एसेट कॉलम पर ध्यान देते हैं, जबकि बाकी सब अपने इनकम स्टेटमेंट पर। मतलब फोकस सिर्फ सैलरी बढ़ाने पर नहीं, बल्कि ऐसी चीजें बनाने पर होना चाहिए जो आपके लिए पैसा कमा कर दें। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क यही है कि हम एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसके नियम ही हमें पता नहीं है?
शायद सिस्टम के अंदर रहकर कड़ी मेहनत करने से ज़्यादा ज़रूरी है पहले उस सिस्टम को ही समझ लेना। सोचने वाली बात है ना?